आप वातावरण में परिवर्तन, बातचीत के लहजे में परिवर्तन महसूस करते हैं। ये सिर्फ शोर नहीं, ये शक्ति का संचरण है, ये संतुलन का झुकाव है। और पश्चिम सदियों तक चालक की सीट पर आराम से बैठने के बाद अपने नीचे की हलचल को महसूस करने लगा है। क्योंकि भारत का उत्थान ये एक क्षणिक घटना नहीं है, नहीं एक चरण है। ये जानबूझकर किया गया है, ये गहरा है, तथा ये वैश्विक शक्ति की परिभाषा को पुनः परिभाषित कर रहा है। लंबे समय तक दुनिया की कहानी एक ही तरफ से कही जाती रही। पश्चिम ने पटकथा लिखी, एक्शन का निर्देशन किया और भूमिकाएं सौंपी। बाकी सभी ने अपनी भूमिका निभाई, सहायक भूमिकाएं, पृष्ठभूमि के पात्र, किसी और के भविष्य के दृष्टिकोण में अतिरिक्त कलाकार। लेकिन अब भारत भी इस दायरे में आ रहा है, किसी अनुयायी के रूप में नहीं, किसी कार्बन कॉपी के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में जिसकी अपनी आवाज, अपने मूल्य और अपना दृष्टिकोण है। और ये आवाज हर दिन अधिक ऊंची, अधिक मजबूत और अधिक आत्मविश्वास से भरी होती जा रही है। आप इसे बेंगलुरु के बोर्डरूम में देख सकते हैं, जहां तकनीकी दिमाग ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं जो दुनिया के आधे सॉफ्टवेयर को शक्ति प्रदान करते हैं। आप इसे इसरो के मिशन नियंत्रण में देख सकते हैं, जहां वैज्ञानिकों ने हॉलीवुड की किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी कम बजट में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतार दिया। आप इसे ग्रामीण भारत में देख सकते हैं, जहां डिजिटल भुगतान प्रणालियां अंतिम छोर तक इतनी कुशलता से पहुंचती हैं कि विकसित देश भी ईर्ष्या करते हैं। ये सिर्फ विकास नहीं है, ये परिवर्तन है। लेकिन आइए इसे वही कहें जो ये वास्तव में है। ये चुनौती लोगों के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था के लिए है। पुरानी प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जहां नियम हमारे बिना ही तय कर दिए जाते थे, जहां निर्णय उन सम्मेलनों में लिए गए जिनमें हमें आमंत्रित नहीं किया गया था। और अब जबकि भारत आगे बढ़ रहा है, तो वह सिर्फ खेल में प्रवेश ही नहीं कर रहा है, बल्कि वह रणनीति को पुनः लिख रहा है। और इससे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जब आपके पास इतने लंबे समय तक सत्ता रही है, तो किसी और के द्वारा उसे हासिल करने पर उसे खोने जैसा महसूस हो सकता है। आप देखिए, ये घबराहट केवल आर्थिक कारणों से नहीं है। ये सिर्फ जीडीपी चार्ट और जनसंख्या के आंकड़े नहीं है। ये नियंत्रण के बारे में है। ये शर्तों को निर्धारित करने की क्षमता खोने के बारे में है। भारत बहुध्रुवीय विश्व में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, और इसका मतलब यह है कि अब केवल पश्चिम ही फैसले लेने वाला नहीं है। शक्ति का यह संतुलन पूर्व की ओर तेजी से स्थानांतरित हो रहा है। और जब आप सूर्य बनने के आदी हो जाते हैं, तो कोई भी अन्य चमकती चीज आपको तरह महसूस करा सकती है। और यह वह हिस्सा है जो सचमुच कष्टकारी है। भारत पश्चिम की छवि में उभर नहीं रहा है। यह सत्यापन की मांग नहीं कर रहा है। यह किसी उधार लिए गए ब्लूप्रिंट का अनुसरण नहीं है। यह अपने आप ही बढ़ रहा है, जटिल, अव्यवस्थित, जीवंत, पूरी तरह से भारतीय, अपनी सभ्यता में निहित, अपने युवाओं द्वारा प्रेरित और अपने स्वयं के विरोधाभासों द्वारा आकारित। उस प्रकार की वृद्धि, उस वास्तविक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाना कठिन है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, तथा उससे भी अधिक कठिन है। तो हां, पश्चिमी देश घबरा रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अलग ढंग से आगे बढ़ रहा है। नकल में नहीं, बल्कि दावे में। फिट होने के लिए नहीं, बल्कि अलग दिखने के लिए। और शायद यही बात है। यह सिर्फ मेज पर बैठने के बारे में नहीं है। यह अपनी शर्तों पर अपनी स्वयं की तालिका बनाने के बारे में है। और जब वह मेज सज जाएगी, जब विश्व अगली बातचीत के लिए बैठेगा, तो आप विश्वास रखिए कि भारत की आवाज ऐसी नहीं होगी जिसे वे नजरअंदाज कर सके। बहुत लंबे समय तक दुनिया को एक ही आवाज, एक ही लहजे, एक ही नजरिए, एक ही संस्करण में बताया गया, जिसे पश्चिम के उन्हीं स्टूडियो, बोर्डरूम और अकादमिक हॉलों से सावधानीपूर्वक तैयार और प्रसारित किया गया। और कुछ समय तक यह काम भी कर गया। पश्चिम ने सिर्फ आख्यान ही नहीं गढ़े, उन्होंने इस बारे में विश्वास प्रणालियां बनाई कि कौन विकसित है, कौन विकास कर रहा है, क्या आधुनिक है, क्या पिछड़ा है, किसने बचत की है और किसे बचत की आवश्यकता है।
लेकिन वह युग लुप्त हो रहा है क्योंकि भारत अब अपनी कहानी बताने के लिए किसी और का इंतजार नहीं कर रहा है। ये बात वह स्वयं ही जोर से, स्पष्ट रूप से, गर्व से कह रहा है। ये परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, लेकिन जब वो आया तो एक लहर की तरह आया। सोशल मीडिया, सिनेमा, कूटनीति, शिक्षा। भारत सिर्फ भाग नहीं ले रहा है, बल्कि प्रक्षेपण भी कर रहा है। आरआर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिलने से लेकर वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में भारतीय आवाजों का दबदबा बनने तक, तथा एक प्रधानमंत्री का विश्व नेताओं के साथ आत्मविश्वास से खड़े होकर न केवल एक देश के लिए बल्कि उभरते देशों के एक पूरे समूह के लिए बोलना। ये एक बहुत बड़ा कथात्मक परिवर्तन है और इससे पुराने द्वारपाल असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब वे सुर्खियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, और शायद उन्होंने वास्तव में ऐसा कभी नहीं किया। हो सकता है कि उन्होंने दुनिया को यह विश्वास दिला दिया हो कि उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, पश्चिम को हर किसी को परिभाषित करने की आदत हो गई है। उन्होंने लेबल लगाया, मापा, क्रमांकित किया, निर्णय किया। उन्होंने हमें बताया कि स्वतंत्रता कैसी होती है, सफलता का क्या अर्थ होता है, तथानायक कौन होते हैं। लेकिन भारत इन लेबलों को अस्वीकार कर रहा है। ये अपनी स्वयं की परिभाषाएं प्रस्तुत कर रहा है, और यही बात परेशान करने वाली है, क्योंकि एक बार लोग अपनी आंखों से देखना शुरू कर देते हैं तो वे उधार लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करना बंद कर देते हैं। अब यह कथात्मक शक्ति ये सिर्फ प्रतिष्ठा या गर्व की बात नहीं है, ये नियंत्रण के बारे में है। यदि आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि लोग स्वयं को किस प्रकार देखते हैं, तो आप ये भी नियंत्रित कर सकते हैं कि वे किस प्रकार व्यवहार करते हैं। आप शर्तें, प्राथमिकताएं और यहां तक कि सपने भी तय कर सकते हैं। इसीलिए भारत द्वारा अपनी कहानी बताना प्रतीकात्मक से कहीं अधिक है। यह क्रांतिकारी है। यह दशकों की कंडीशनिंग को चुनौती देता है, और जब आप कहानी को चुनौती देते हैं तो आप उसके पीछे की व्यवस्था को भी चुनौती देते हैं। लेकिन इसमें एक और परत है, और यह और भी अधिक जरूरी है। यह निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बदलाव है, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक और तकनीकी रूप से भी। और यह बदलाव यहीं पर घबराहट सबसे अधिक होती है, क्योंकि जब भारत पीछे था, सस्ता श्रम कॉल सेंटर अनुयायी था, तब पश्चिम सहज था। लेकिन अब भारत अग्रणी वास्तुकार, नव प्रवर्तक, उद्गम स्थल बन रहा है। देखो क्या हो रहा है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। यह कुछ पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक तेजी से यूनिकॉर्न का उत्पादन कर रहा है। यह न केवल कम लागत के कारण, बल्कि नीति, नवाचार और रणनीतिक संरेखण के कारण भी चीन के लिए एक विनिर्माण विकल्प बन रहा है। और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सिर्फ प्रौद्योगिकी का उपभोग ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसका निर्माण भी कर रहा है। लाखों लोगों को शून्य लेनदेन शुल्क पर सेवा प्रदान करने वाली घरेलू भुगतान प्रणालियों से लेकर स्वदेशी रक्षा उपकरणों और अर्धचालक रणनीतियों तक भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। और यही समस्या उन लोगों के लिए है जिन्हें भारत की निर्भरता से लाभ मिला है। यदि कोई देश आत्मनिर्भर हो जाता है, यदि वह केवल वस्तुओं बल्कि विचारों का भी आयात करना बंद कर देता है, तो वह ऐसे निर्णय लेना शुरू कर देता है जो विदेशी अनुमोदन पर निर्भर नहीं होते। ये अलग ढंग से बातचीत करता है, वैश्विक मंच पर यह अलग ढंग से मतदान करता है। इससे ऐसे गठबंधन बनते हैं जो उन लोगों के लिए असुविधाजनक होते हैं जो उस भी प्रकार के लाभ उठाने के आदी हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि पश्चिम घबरा रहा है, तो इसका मतलब आक्रमण का डर नहीं है। यह प्रासंगिकता का डर है। यह सत्य, नवाचार और नेतृत्व पर एकाधिकार खोने का भय है। क्योंकि जब भारत जैसा राष्ट्र अपनी कहानी और अपनी व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ता है, तो बाकी दुनिया सोचने लगती है कि शायद हम भी ऐसा कर सकते हैं। और यही सबसे शक्तिशाली कहानी है। आप 1 अरब लोगों को चुप नहीं करा सकते, अब और नहीं। दशकों तक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वैश्विक प्रभाव से दूर रहा। मौजूद है, लेकिन शायद ही कभी सुना जाता है। शांत, आज्ञाकारी, अक्सर भविष्य का वादा मानकर खारिज कर दिया जाता है, कभी भी वर्तमान शक्ति नहीं। लेकिन अब वह चुप्पी खत्म हो गई है, क्योंकि भारत की आवाज युवा, प्रखर,
महत्वाकांक्षी बढ़ रही है, फुसफुसाहट में नहीं, अनुवाद में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर। और पश्चिम, ये समझने में कठिनाई हो रही है कि इसका क्या अर्थ है जब एक देश, जो पहले एक विकासशील बाजार हुआ करता था, एक वैश्विक खिलाड़ी की तरह काम करना शुरू कर देता है, एक की तरह सोचना शुरू कर देता है, एक की तरह चलना शुरू कर देता है। यह सिर्फ जनसंख्या का मामला नहीं है। हां, भारत में यह संख्या एक से अधिक है। 4 अरब लोग, जो पृथ्वी पर सबसे युवा कार्यबल है। केवल यही बात किसी भी देश को लाभ प्रदान करेगी। लेकिन भारत की ताकत सिर्फ इसमें नहीं है कि उसके पास कितने लोग हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। गांवों में जहां शौचालयों की संख्या स्मार्टफोन से अधिक है, उन शहरों में जहां इंजीनियर कोड के माध्यम से सपने देखते हैं और अरबों डॉलर के मूल्यांकन वाले स्टार्टअप्स को पेश करते हैं, कक्षाओं में बच्चे सिर्फ अंग्रेजी या गणित ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी सीख रहे हैं जिनका सामना पश्चिम ने अभी तक नहीं किया है। ये कोई निष्क्रिय वृद्धि नहीं है, ये एक सक्रिय प्रयास है जो उद्देश्य से प्रेरित, इरादे से प्रेरित है, और ये वह हिस्सा है जो वास्तव में आधार को बदल देता है। भारत ये सब लोकतांत्रिक रहते हुए, अव्यवस्थित रहते हुए, शोरगुल करते हुए, अपने विरोधाभासों से निपटते हुए कर रहा है, उन्हें छिपा नहीं रहा है, और इससे पश्चिम के लिए इस उन्नति को बदनाम करना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बारे में सभी बातें करने के बावजूद भारत ये सब उस ढांचे के अंतर्गत कर रहा है जिसे स्वयं पश्चिम भी कायम रखने का दावा करता है। यह सत्तावादी नहीं है, यह कोई कठपुतली नहीं है। हां, यह जटिल है, लेकिन यह वैध है, और उस वैधता का अर्थ यह है कि इसे दरकिनार करना इतना आसान नहीं, उपदेश देना इतना आसान नहीं है, और इसे नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है वह दशकों से कम आंकी गई क्षमता के अंततः अपने केंद्र में आने का स्वाभाविक परिणाम है। भारत वैश्विक मंचों पर एक श्रोता के रूप में नहीं, बल्कि एक वार्ताकार या नेता के रूप में सामने आ रहा है। चाहे वह जलवायु समझौते हों, व्यापार वार्ताएं हों, या डिजिटल गवर्नेंस, देश अब केवल अनुरोध ही नहीं कर रहा, बल्कि मांग भी करने लगा है। और जब भारत बोलता है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, यह वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में बोल रहा है। लंबे समय से उपेक्षित राष्ट्रों और लंबे समय से संरक्षण प्राप्त संस्कृतियों के लिए यह वो व्यवस्था डराने वाली है जो इस विचार पर आधारित है कि केवल कुछ ही देश नेतृत्व करते हैं, जबकि शेष देश उनका अनुसरण करते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिम की असहजता सिर्फ बौद्धिक नहीं है, यह रणनीतिक है, क्योंकि भारत का उद्देश्य उस शक्ति संरचना पर दबाव डालता है जिसका मूल पश्चिमी प्रभुत्व को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये गठबंधनों के तर्क, विकास मॉडल की मान्यताओं और पारंपरिक रूप से प्रभाव को मापने के तरीके को चुनौती देता है। सैन्य अड्डे, कॉरपोरेट मुख्यालय, आईवी लीग थिंक टैंक। भारत की शक्ति उनकी नकल करने से नहीं आती, यह अपना स्वयं का खाका तैयार करने से आता है। और जब अन्य लोग उस ब्लूप्रिंट को काम करते हुए देखते हैं तो वे पूछने लगते हैं कि हम क्यों नहीं। यही तो डर है, यही तो घबराहट है। भारत न केवल आगे बढ़ रहा है, बल्कि यह प्रेरणादायक भी है। इससे यह साबित होता है कि समृद्धि के लिए एक गैर पश्चिमी बहुलवादी अपूर्ण किंतु दृढ़ मार्ग न केवल संभव है, बल्कि वास्तविक भी है। और इस तरह के उदाहरण फैलते हैं। इस तरह के उदाहरण को प्रतिबंधों या मीडिया प्रचार से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बस इसे गति की जरूरत है। इसलिए अब जब भारत बोलता है तो पूरा सदन सुनता है, इसलिए नहीं कि उसके पास सबसे अधिक धन या सबसे अधिक हथियार है, बल्कि इसलिए कि उसके हर शब्द के पीछे 1 अरब लोगों का वजन है। वे लोग जो देखे जाने, सुने जाने के लिए काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और अब अंततः नेतृत्व करने के लिए तैयार है। वह समय अब नहीं आने वाला, वह समय आ गया है। विश्व मानचित्र केवल सीमाओं वाला कागज का टुकड़ा नहीं है। यह कहानी है कि कौन कहां खड़ा है, कौन किससे हाथ मिलाता है और कौन बातचीत से बाहर रह जाता है। और अभी उस मानचित्र को कुछ स्थानों पर चुपचाप तथा कुछ स्थानों पर साहसपूर्वक पुनः तैयार किया जा रहा है।
लेकिन एक बात स्पष्ट है, पुराने गठबंधन अब पहले की तरह टिक नहीं रहे हैं। नई साझेदारियां बन रही हैं, प्रभाव के नए केंद्र उभर रहे हैं और भारत इस पुनर्संरेखण के ठीक मध्य में है। आदेशों का पालन नहीं करना, किसी का पक्ष नहीं लेना, बल्कि अपना स्वयं का मार्ग निर्धारित करना, यह न केवल पश्चिम के लिए बल्कि उसके परिचित क्षेत्र के लिए भी अशांतकारी है। दशकों तक विश्व द्विआधारी अक्ष पर घूमता रहा, पूर्व बनाम पश्चिम, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, मित्र बनाम शत्रु। आप किसी के शिविर में थे या आपल गथलक थे, लेकिन भारत कभी भी उन छोटे छोटे बक्सों में फिट नहीं बैठता। इसका अपना स्वपरिभाषित तरीका था और ये उन लोगों के लिए अक्सर असुविधाजनक होता था जो स्वतंत्रता के स्थान पर पूर्वानुमान को प्राथमिकता देते थे। आज वह स्वतंत्र भावना केवल एक कूटनीतिक रुख नहीं रह गई है, ये एक रणनीतिक शक्ति है, क्योंकि भारत को अब किसी पक्ष को चुनने की जरूरत नहीं है। यह एक पक्ष है, और जब इस तरह का संतुलन वैश्विक राजनीति में प्रवेश करता है तो पुरानी शक्तियां महसूस करती हैं कि उनके नीचे की जमीन खिसक रही है। उदाहरण के लिए इंटों को ही लीजिए, जो एक समय आर्थिक संक्षिप्त नाम के रूप में शुरू हुआ था, वो अब भूराजनीतिक शक्ति बनता जा रहा है और भारत इसकी सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। मैं चीन की बात नहीं दोहरा रहा हूं, पश्चिम का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि वैश्विक दक्षिण की ओर से बोल रहा हूं, जो लंबे समय से शोषित, उपेक्षित और उपहासित महसूस करता रहा है। वह आवाज अब ऐसे प्रश्न पूछ रही है जिनका उत्तर देने में पश्चिमी शक्तियां अभ्यस्त नहीं हैं। वैश्विक वित्त के नियम वही कुछ देश क्यों बना रहे हैं? प्रतिबंध केवल एक ही दिशा में क्यों लागू होते हैं? विकास सहायता हमेशा एक लेन देन क्यों होती है, साझेदारी क्यों नहीं? और ये सिर्फ बड़े बंधनों की बात नहीं है, ये दर्जनों छोटे बदलावों का एक साथ मिलकर एक बड़ी लहर का निर्माण है। भारत अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। ये निवेश, व्यापार, बुनियादी ढांचे का निर्माण, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, चुपचाप समझौतों पर हस्ताक्षर करना है, जहां पश्चिम या तो अनुपस्थित था या अभिमानी था। और वास्तविक शक्ति इसी प्रकार चलती है, घोषणाओं से नहीं बल्कि रिश्तों से। ऐसे रिश्ते जो बंधनों या मूल्यों के बारे में व्याख्यानों के साथ नहीं आते, बल्कि आपसी सम्मान और दीर्घकालिक सोच के साथ आते हैं। यह उस व्यवस्था के लिए खतरा है जहां प्रभाव अक्सर खरीदा जाता है, अर्जित नहीं किया जाता। यहां तक कि पश्चिम के साथ भारत के संबंध भी बदल रहे हैं। यह शत्रुता नहीं है, लेकिन निर्भरता भी नहीं है, ये व्यावहारिकता है। भारत एक ही महीने में अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास कर सकता है, रूस से तेल खरीद सकता है, यूरोप के साथ व्यापार कर सकता है तथा वैश्विक दक्षिण के साथ मंचों का नेतृत्व कर सकता है। इस प्रकार का कूटनीतिक लचीलापन पुरानी शक्तियों को भ्रमित करता है, क्योंकि यह उस तरह से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन यह सच है और इससे एक स्पष्ट संदेश जाता है, भारत किसी की धुरी का हिस्सा नहीं है, यह स्वयं का है। और ईमानदारी से कहें तो ये स्वतंत्रता पश्चिमी नीति निर्माताओं को परेशान करती है, क्योंकि वे या तो ऐसे सहयोगियों से निपटने के आदी हैं जिन्हें वे प्रभावित कर सकते हैं, या ऐसे विरोधियों से निपटने के आदी हैं जिन्हें वे गथलक कर सकते हैं। लेकिन भारत इनमें से कोई भी नहीं है। यह अनुपालन के बिना सहयोगात्मक है, मैत्रीपूर्ण किंतु दृढ़ है, और इससे इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है, भविष्यवाणी करना कठिन हो जाता है तथा इसे दरकिनार करना और भी कठिन हो जाता है, विशेषकर तब जब इसे एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, तकनीक प्रेमी आबादी तथा क्षमता और आत्मविश्वास में बढ़ती सेना का समर्थन प्राप्त हो। तो हां, दुनिया बदल रही है, लेकिन ये अराजकता नहीं है, ये सुधार है। भारत का उत्थान कोई व्यवधान नहीं है, यह उस विश्व में संतुलन की बहाली है जो बहुत समय से एक ही दिशा में झुका हुआ था। और जैसे जैसे नए गठबंधन बन रहे हैं और पुराने गठबंधन अपनी चमक खो रहे हैं, पश्चिम को कुछ सहजता का एहसास हो रहा है। अब वे अकेले मेज पर नहीं हैं, और हो सकता है कि उन्हें हमेशा शीर्ष पर बैठने का मौका न मिले। वह सीट अर्जित की जा रही है, विरासत में नहीं मिली है। सभी सुर्खियों के पीछे, सभी चीजों के पीछे एक गहरा डर छिपा है।
टैंक ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में चिंताजनक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट दी। और यह डर सिर्फ अर्थव्यवस्था या सुरक्षा को लेकर नहीं है, यह पहचान का सवाल है। यह इस बारे में है कि भारत किस प्रकार की शक्ति बन रहा है, क्योंकि यह उत्थान पश्चिमी शैली में नहीं हुआ है। इसे वाशिंगटन, ब्रुसेल्स या लंदन की प्रतिकृति जैसा दिखने के लिए तैयार नहीं किया गया है। नहीं, भारत के रूप में उभर रहा है। और यही बात वास्तव में पुरानी व्यवस्था की नींव हिला देती है, क्योंकि इस बार बात फिट होने की नहीं है, बात अलग दिखने की है। देखिए, अतीत में जब अन्य राष्ट्रों का उत्थान हुआ तो पश्चिम को उनके साथ आत्मसात होने में सुविधा मिली। आप उठना चाहते हैं? अच्छा, बस हमारे मॉडल का अनुसरण करें। हमारी राजनीति, हमारी संस्थाओं, हमारी बाजार प्रणालियों, हमारे सांस्कृतिक स्वरूपों को अपनाएं। सफलता शर्तों के साथ दी गई। हमें प्रतिबिंबित करो और हम तुम्हें अंदर आने देंगे। लेकिन भारत यह प्रतिबिंबित करना नहीं है, यह ढालना है। यह जो काम करता है उसे लेता है, जो काम नहीं करता है उसे त्याग देता है, तथा यह दिखावा करने से इनकार करता है कि इसकी प्रकृति को मान्य करने के लिए उसे पश्चिमी अनुमोदन की आवश्यकता है। चारों ओर देखो, भारत के उत्थान के प्रतीक उधार लिए हुए नहीं हैं। वे जड़वत है, चाहे वह चंद्रयान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना हो या भारत की G20 अध्यक्षता हो, जिसमें विशिष्ट भारतीय परिप्रेक्ष्य से वैश्विक प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया हो। संदेश स्पष्ट है, हमें यहां नकल करने के लिए नहीं है। हम यहां अपनी भाषा में, अपने तरीके से योगदान देने और नेतृत्व करने के लिए हैं। यह सांस्कृतिक आत्मविश्वास है और यह पश्चिम को असहज बनाता है, क्योंकि सांस्कृतिक आत्मविश्वास का उपनिवेशीकरण नहीं किया जा सकता। इसे खरीदा या धमकाया नहीं जा सकता। यह इस बात की घोषणा है कि हमारे पास सिर्फ इतिहास नहीं है, हमारे पास भविष्य है और हम इसे परिभाषित करने जा रहे हैं। पश्चिम को सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि आदर्शों का निर्यात करने की आदत हो गई है। लोकतंत्र, पूंजीवाद, आधुनिकता एक विशेष पैकेज में लिपटे हुए। अब भारत में लोकतंत्र लागू है, जरूर, लेकिन उस तरह नहीं जैसा कि पश्चिम कहता है। हां, भारत बाजार का निर्माण करता है, लेकिन एक ऐसे पैमाने पर और एक ऐसे मॉडल के साथ जो उसकी अपनी वास्तविकताओं के अनुकूल हो। और यही बात है, भारत की सफलता इस विचार को गलत साबित कर रही है कि विकास करने का केवल एक ही सही तरीका है, प्रभाव डालने का केवल एक ही मार्ग है। यह दर्शाता है कि आप एक साथ बहुलवादी, अव्यवस्थित, आध्यात्मिक, पाठ्यवादी, पारंपरिक और भविष्यवादी हो सकते हैं और फिर भी उन्नति कर सकते हैं। यह जटिल ताहर उस सरलीकृत आख्यान को चुनौती देती है जिसका सहारा पश्चिम दशकों से लेता रहा है। और वैश्विक दक्षिण तथाकथित विकासशील विश्व के लिए इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि उनके पास अंततः सफलता का एक ऐसा उदाहरण है जिसके लिए सांस्कृतिक आत्मसम्मान की आवश्यकता नहीं है। यही तो सचमुच शक्तिशाली है। यही बात किसी भी विचारधारा से अधिक तेजी से फैलती है। आशा है कि आप कोई और बने बिना भी आगे बढ़ सकेंगे। आप किसी और की भाषा बोले बिना भी नेतृत्व कर सकते हैं, वस्तुत और लाक्षणिक रूप से। अब कल्पना कीजिए कि इससे पश्चिमी प्रभुत्व पर क्या असर पड़ेगा। सैन्य प्रभुत्व नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रभुत्व, बौद्धिक प्रभुत्व। वह प्रभाव जो लोगों के मन में सफलता की छवि को आकार देता है। यदि वो पकड़ ढीली पड़ जाती है, यदि विश्व पूर्व की ओर देखने लगता है, न केवल कारखानों और श्रम के लिए, बल्कि विचार के लिए, नेतृत्व के लिए, शैली के लिए, दिशा के लिए, तो पश्चिम उस एक चीज को खो देगा जिस पर वह कभी निर्भर नहीं होना चाहता था। वह है डिफॉल्ट होना। यही तो अब हो रहा है। यह जोरदार तो नहीं है, लेकिन गहरा है। एक सभ्यतागत बदलाव, एक पुनः प्राप्ति। भारत सिर्फ बुनियादी ढांचे या सकल घरेलू उत्पाद का निर्माण नहीं कर रहा है, यह स्वयं का निर्माण है, परिभाषा। और यही कारण है कि घबराहट हमेशा स्पष्ट नहीं होती, लेकिन यह वास्तविक होती है। क्योंकि जब आप इस बात के आदी हो जाते हैं कि हर कोई आपके नेतृत्व का अनुसरण करता है, तो जिस क्षण कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर चलता है और उसे सफल बनाता है, तो आप सोचने लगते हैं
कि वास्तव में नियंत्रण किसके हाथ में है, और ईमानदारी से कहे तो नियंत्रण कभी भी साझा करने के लिए नहीं था। एक सच्चाई है जिसे पुरानी सत्ता के गलियारों में कोई भी खुलकर कहना पसंद नहीं करता, लेकिन यह सच्चाई हवा में भारी रूप से लटकी हुई है। वैश्विक व्यवस्था के नियम कभी भी तटस्थ नहीं रहे, वे कभी भी सचमुच निष्पक्ष नहीं थे। इनका निर्माण पुराने युद्धों के विजेताओं द्वारा किया गया था। इन्हें प्रभुत्व बनाए रखने के लिए तैयार किया गया था तथा एक निश्चित पदानुक्रम बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। यही वह व्यवस्था है जिसकी ओर भारत अब बढ़ रहा है, लेकिन चुपचाप नहीं, आज्ञाकारी ढंग से नहीं। और यही बात बेचैनी का कारण बन रही है, क्योंकि भारत एक अच्छा व्यवहार करने वाला भागीदार नहीं बन रहा है। यह पूछा जा रहा है कि आखिर खेल में धांधली क्यों की गई। आइए स्पष्ट हो जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ये तथाकथित नियमाधारित प्रणाली उस समय आकार ले रही थी जब भारत सहित विश्व का अधिकांश भाग औपनिवेशिक शासन के अधीन था। यह कमरे में मौजूद हमारी आवाजों से नहीं बनाया गया था, यह हमारे लाभ के लिए नहीं बनाया गया था। ब्रेटन वुड्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद G7, ये क्लब उस समय स्थापित किए गए थे जब भारत अभी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। और आज एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति होने के बावजूद भारत को अभी भी शीर्ष स्थानों पर स्थायी स्थान नहीं मिला है। ये कोई चूक नहीं है, ये डिजाइन है, और उस डिजाइन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसे चुनौती दी जा रही है तथा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे नया रूप दिया जा रहा है। भारत आज्ञाकारी शासन की भूमिका निभाने से इनकार कर रहा है। ये सवाल उठने लगा है कि ये नियम किसने बनाए और इनसे किसे लाभ होगा। विश्व युद्ध के बाद के रोमन 2 विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं 21वीं सदी की वास्तविकता के भाग्य को क्यों निर्धारित करती रहेंगी? स्थिर जनसंख्या और घटते प्रभाव वाले देशों को एक राष्ट्र की तुलना में अधिक प्रभाव क्यों मिलना चाहिए? 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आबादी वाले इस देश में दुनिया भर में विकास, नवाचार और शांति स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यहीं पर पश्चिमी देशों के लिए स्थिति असहज हो जाती है। भारत सिर्फ नियमों को चुनौती नहीं दे रहा है, ये विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर दे रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे गठबंधनों का नेतृत्व कर रहा है। वह बदले में वैचारिक निष्ठा की मांग किए बिना देशों को ऋण, सहायता और वैक्सीन सहायता दे रहा है। ये एक अलग तरह का नेतृत्व है, एक ऐसा तरीका जो पुराने प्रभुत्व मॉडल की नकल नहीं करता, बल्कि विचारधारा से नहीं, बल्कि कार्यों के माध्यम से उसे टुकड़ों में तोड़ता है। लेकिन यह समझ लीजिए, भारत पश्चिम विरोधी नहीं है। अब वह पश्चिम की अनुमति का इंतजार नहीं कर रहा है। यही वास्तविक व्यवधान है। यह कोई विद्रोह नहीं है, यह पदच्युत होने से इनकार करना है, दूसरों के लाभ के लिए हमारे बिना निर्मित व्यवस्था के हाशिए पर रहने से इनकार करना। और जब ये इनकार अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में प्रतिध्वनित होने लगता है, तब आपके सामने सिर्फ एक उभरता हुआ भारत ही नहीं होता, बल्कि एक उभरता हुआ विश्व भी होता है, जिसके बारे में बात करना बंद हो चुका होता है। और फिर भी पश्चिम अक्सर इस दावे को क्या नाम देता है? लोकलुभावनवाद, राष्ट्रवाद, यहां तक कि उदारवाद भी। लेकिन चलो शोरगुल से दूर रहें। यहां वास्तव में आत्मपरिभाषा के अधिकार का बचाव किया जा रहा है। यह पूछने का अधिकार कि एजेंडा कौन तय करता है और यथास्थिति से किसे लाभ मिलता है। और ऐसा करके भारत खुद को अलग थलग नहीं कर रहा है। ये उन लोगों की आवाज बन रहा है जो लंबे समय से बाहर रखे गए हैं। एक आवाज जो ये कहने से नहीं डरती कि हमने संरचना देखी है और हम प्रभावित नहीं हैं। तो हां, ये घबराहट वास्तविक है, क्योंकि जब भारत जैसा देश न केवल इस कमरे में प्रवेश करता है, बल्कि शक्ति, साझेदारी और उद्देश्य को परिभाषित करने वाले फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित करना शुरू करता है, तो पुराने रक्षक ये नहीं जानते कि इसका स्वागत करें, इसका विरोध करें या इससे डरें। लेकिन सच तो यह है कि अब वे अकेले निर्णय नहीं ले सकते। एकल नेतृत्व का युग समाप्त हो गया है। अब जो सामने आ रहा है वो अधिक विवादित, अधिक जटिल तथा अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण विश्व व्यवस्था है।